उसी प्रकार से मणिपुर में कश्मीर का प्रयोग दोहराया जा रहा है और इसके बाद यह प्रयोग बंगाल में दोहराया जाएगा, उसके बाद यह प्रयोग केरल में दोहराया जाएगा। 400 से ज़्यादा मैतेई समुदाय की हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके घर फूके जा रहे थे, उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनके संसाधनों को समाप्त किया जा रहा था। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, क्योंकि ये घटना 4 मई की है और जब वीडियो वायरल होता है तब प्रशासन भी सख्ती में आती है, आरोपियों को पकड़ती है, लेकिन जब घटना होता है उस दौरान पुलिस को इस बात की भी खबर होती है, प्रशासन सारे लोगों को वहाँ की इस बात की खबर होती है, लेकिन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए ये जो घटना है इसको समझने के पहले मणिपुर का जो उनकी पूरी बायोग्राफी चेंज की गई उस पर भी हम लोगों को चर्चा करनी होगी। मणिपुर में 1961 की जनगणना के अनुसार 1% ईसाई आबादी थी। वहाँ पर दो बड़ी जनजातियाँ थीं, मैतेई और एक कुकी जन समुदाय था, जो प्रमुख वहाँ के 2 प्रमुख आदिवासी जातियाँ थीं, मैतेई और कुकी। जो मैतेई जनजातियाँ थीं वे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में रची बसी हुई थीं और उनको जो उनके ईसाईकरण का जो प्रयास किया गया ईसाई मिशनरियों के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के द्वारा, वह मैतेई समुदाय के ऊपर लागू नहीं हो पाया। परंतु दुर्भाग्य से स्टेट प्रायोजित तरीके से जो कुकी जन समुदाय था वह ईसाई धर्मांतरण की व्यवस्थाओं में शामिल हो गया। अब 1961 में ईसाइयों की आबादी वहाँ 1% थी। आज के डेट में वहाँ पर ईसाइयों की आबादी 41% है। पिछले 3 महीने से जो कुकी जन समुदाय है और जो मैतेई जन समुदाय है, मतलब कुकी जन समुदाय मतलब जो ईसाई बन गए हिंदू हैं वे, और जो मूल हिंदू वहाँ बचे हुए हैं वे, उनके बीच में विवाद चल रहा था और कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों के साथ लगातार अत्याचार कर रहे थे, उनके घरों को जला रहे थे, उनके संसाधनों को फूंक रहे थे, उनकी माताओं बहनों बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं ये वही स्थिति थी जो 1970, 80 और 90 के दशक में कांग्रेस के द्वारा जो स्थिति कश्मीर में पैदा की गई थी वही स्थिति मणिपुर में पैदा कर दी गई, जो है धार्मिक असंतुलन पैदा करके नए ईसाई समुदाय का उदय कराया गया, धर्मांतरण करा के मूल जातियों से उनका विवाद कराया गया। जब ईसाई समुदाय के लोग वहाँ पर, चूँकि वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है और वे वहाँ पर हथियारों की तस्करी करते हैं, मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, उनकी खेती करते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर सेना रहे और भारतीय सुरक्षा व्यवस्था रहे। इसलिए ये वही महिलाएं सामने आ रही हैं जो अभी तक मणिपुर में कपड़े अपने निकाल करके, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज अभी वायरल है कि ये अपने कपड़े निकाल करके भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगाने का काम करती थी, क्योंकि जब भारत की सेना वहाँ नहीं रहेगी तो उनके जो अनैतिक कार्य हैं, जो देश विरोधी कार्य हैं, जो मादक पदार्थों की तस्करी और उनकी खेती के काम है, जो देश विरोधी गतिविधियाँ, वो ज़्यादा मजबूती से होती रहेंगी। चूँकि इस समय वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। 400 से ज़्यादा मैतेई समुदाय की महिलाओं के साथ जो अत्याचार किए गए, यदि यह घटना सही है तो भी, वैसे मैं इस घटना की निंदा करता हूं और यह घटना सही है इस पर भी आशंका व्यक्त करता हूं, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। कांग्रेस के नेता और वामपंथी दलों के नेता देश विरोधी गिद्ध वो वहाँ पर मणिपुर में मंडराने लगते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की आंखें खुल जाती हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान लेने की प्रक्रिया में आ जाता है और जब 400 से ज़्यादा मैतेई समुदाय की हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके घर फूके जा रहे थे, उनके घरों को जलाया जा रहा था, उनके संसाधनों को समाप्त किया जा रहा था और उनको मणिपुर छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिस प्रकार से कश्मीर में मजबूर किया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल रिट डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और आज 2 महिलाओं की ये तस्वीर आई है जिसकी मैं निंदा करता हूं, भारत की सरकार निंदा कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर दुख व्यक्त किया है, तो सुप्रीम कोर्ट आंख दिखाने का काम करता है कि आप कुछ करिए नहीं मैं कुछ करूंगा।
भारत के सभी नागरिकों को जब आर्टिकल 14 के तहत समता का अधिकार प्राप्त है, तो भारत की मूल जनजातियों के साथ, मैतेई समुदाय की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उनके पुरुषों के साथ जब अत्याचार हो रहे थे, तो माननीय उच्चतम न्यायालय क्यों सोया हुआ था? जो विरोधी राजनीतिक दल हैं वो क्यों सोए हुए थे? वे क्या कर रहे थे? जबकि यह षड्यंत्र मात्र एक कूट रचना है और 2024 के चुनाव में भारत देश को बदनाम करने की एक साजिश है, जो निश्चित तौर पर निंदनीय है। और इस तरह की किसी भी घटना की हम लोग निंदा करते हैं, चाहे 400 से ज़्यादा वहाँ की मैतेई समुदाय की महिलाओं के साथ हुआ है उसकी भी, और जो यदि दो इन कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ हुआ है उनकी भी। लेकिन इस मामले की उच्चतम स्तरीय जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच नहीं, उच्चतम स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि मणिपुर में जिस प्रकार से सेना पर हमले हो रहे हैं, वहां पर भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के जो प्रयास मणिपुर से चल रहे हैं, जो हथियार वहां पर चीन और अन्य देशों से भेजे जा रहे हैं, जो मादक पदार्थों की तस्करी में जो वहां का एक बड़ा वर्ग जो ईसाई धर्मांतरित है वह शामिल है, और इसमें बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का षड्यंत्र शामिल है। इस विषय पर गंभीर चिंतन होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी भारतीय संविधान के दायरे में रहकर किसी भी विषय पर कमेंट करना चाहिए। यदि वहाँ 400 हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे और वहाँ की जो मूल जनजाति है मैतेई समुदाय की, उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, यदि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया होता तो शायद उस समुदाय के द्वारा रिएक्शन में इस तरह की घटनाएं न की गई होती। लेकिन सर, इस घटना से पूरा देश कहीं ना कहीं शर्मसार हुआ है। हर कोई वीडियो देखने के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन सर, एक सवाल ये भी होता है कि आखिर ये घटना जब 4 मई की होती है तो क्या पुलिस प्रशासन के सामने ये होती है? हज़ारों लोग मौजूद थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन से ही वो भीड़ ने उनको छीना था, उन्हीं के सामने ऐसा कुछ किया था। तो क्या सर पुलिस प्रशासन अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं करनी? देखिए, मणिपुर की जो स्थिति है वह चूँकि एक षड्यंत्र के तहत मणिपुर के जो लॉजिकल जो पूरा सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय किया गया। मैंने बताया ना, जो कश्मीर में स्थिति पैदा की गई, कश्मीर में सरकार थी, गृह मंत्रालय था, सभी कुछ थे, लेकिन वहाँ पर औरतों को आरे से काट दिया गया। हजारों औरतों के साथ दुर्व्यवहार हुए और उनकी जान ले ली गई, और हजारों लाखों कश्मीरी लोगों को विस्थापित कर दिया गया। आज भी वो विस्थापित की जिंदगी जी रहे हैं। उसी प्रकार से मणिपुर में कश्मीर का प्रयोग दोहराया जा रहा है, और इसके बाद यह प्रयोग बंगाल में दोहराया जाएगा, उसके बाद यह प्रयोग केरल में दोहराया जाएगा, जो कि भारत को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। मैं यह सीरीज आपको बता रहा हूं, आपके दर्शक चूंकि बहुत गंभीरता से मेरी बातों को सुनते हैं, मैं आपको सीरीज बता रहा हूं। यह जो प्रयोग है कश्मीर का, वह मणिपुर में हो रहा है, इसके बाद वह बंगाल में होगा, उसके बाद फिर वह केरल में होगा, और उसके बाद मध्य प्रांतों में खेला जाएगा। इसलिए जो यह षड्यंत्र है, जो लोग इसके पीछे शामिल है, उस पर सरकार को, सेना को लगा करके इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वहाँ जो कुकी जन समुदाय के लोग हैं वो ईसाई धर्मांतरित हो गए हैं, और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है, और वे सेना का लगातार विरोध करते हैं, क्योंकि वो असलहों और मादक पदार्थों की तस्करी से उनका आर्थिक स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 41% जिनकी आबादी है उनको वहाँ पर अनुसूचित जाति का जनजाति का दर्जा है, जबकि अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा सिर्फ हिंदू जातियों के लिए है। परंतु जो मूल निवासी हैं, भारत के जो मूल लोग हैं, धर्मांतरण के बाद आपका जातीय आरक्षण समाप्त हो जाता है। परंतु जिस प्रकार से आरक्षण देकर इस पूरी समस्या को आग में डालने का काम किया गया है, और उस पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की साजिश है, इस देश के खिलाफ एक षड्यंत्र किया गया है। 4 मई की यह घटना है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक षड्यंत्र है, क्योंकि ये उसी समुदाय की महिलाएं हैं जो महिलाएं नग्न होकर के यह आरोप सेना के ऊपर लगाती हैं कि सेना को यहां से भगाया जाए, सेना अत्याचार कर रही है। जबकि भारत की सेना दुनिया की सबसे ज़्यादा नैतिक सेना है और दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल सेना है, और यहाँ के लोग किसी के ऊपर इस तरह का अत्याचार करें यह पूरी दुनिया नहीं मानती है। क्योंकि भारत की जो सेना है वह पूरी दुनिया के शांति मिशनों में, यूएनओ के शांति मिशनों में सबसे ज़्यादा काम करती है, और सबसे ज़्यादा अगर रिलायबिलिटी किसी देश की सेना की है तो वो भारत की सेना की है। तो यह निश्चित तौर पर देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है और 2024 के चुनाव का लाभ लेने का प्रयास है। सर, आप सेना की बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर एक महिला, क्योंकि महिलाएं 3 हैं,
तो तीसरी जो महिला है, जो ज़्यादा उम्र की महिला है, उनके पति सेना के रिटायर्ड हैं। उनका ये आरोप है कि मैं सेना में रहकर देश की सेवा करा और मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि उन्हीं में से एक महिला के ऊपर महिला ये भी आरोप लगा रही कि उसके साथ दरिंदगी की जाती है। तो सर, कहीं ना कहीं अगर सेना में जिसने सेवा दी देश के लिए, उसकी पत्नी के साथ अगर ऐसा कुछ होगा। वो मैंने आपको एक बात और बताई, वहाँ भारत की सेना को, भारत के निर्वाचित सरकार को के खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है और कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच के अंतरपांथिक विवाद को हवा दी जा रही है। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति यदि सेना का रिटायर व्यक्ति है तो वह उस षड्यंत्र में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे कि सीमा हैदर अभी एक सीमा क्रॉस करके, नेपाल की सीमा क्रॉस करके भारत आई हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कुछ न कुछ तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के किसी व्यक्ति का तो इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। तो इस प्रकार से जैसे कि ये सीमा हैदर वाले मामले में है कि नेपाल से उनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ, उसी प्रकार से जो कुकी समुदाय के ईसाई बन गए लोग हैं और वो सेना से रिटायर हैं, तो उस पूरे घटना की, पूरे षड्यंत्र की, मैं तो कहूँगा कि भारत देश में लाई डिटेक्टर टेस्ट को आवश्यक बना देना चाहिए। कोई भी मुकदमा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि दर्ज हो रहा है तो सबसे पहले वादी मुकदमा का या जो अपने को पीड़ित बता रहा है उसका एक लाई डिटेक्टिव टेस्ट होना चाहिए, ताकि यह पता, और उसमें गवाहों का भी लाई डिटेक्टिव टेस्ट होना चाहिए कि सबको यह पता चले कि वो झूठ बोला जा रहा है या सच बोला जा रहा है या कोई षड्यंत्र इसमें शामिल है। देखिए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग, और आपको याद होगा अभी एक ब्रिटेन का बहुत, अमेरिका का एक बहुत ज़्यादा अमीर बुढ़ा व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, वो उसने ये कहा था कि मैं 2024 को आने के पहले भारत को अस्थिर कर दूंगा। और अभी जब अमेरिका दौरे पर, ब्रिटेन दौरे पर राहुल गांधी गए थे तो उसके साथ उनकी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कराई गई थी। तो मुझे लगता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में भारत के विभिन्न भागों में इस तरह का षड्यंत्र कराया जा रहा है ताकि इससे जो सरकार है उसको अस्थिर किया जा सके। तो कहीं ना कहीं सर राजनीतिक दांवपेच खेला जा रहा है इसमें। जॉन सोरोसिस उनका नाम है, वो अमेरिका के खरबपति हैं। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि भारत के लोकतंत्र जो है को मैं अस्थिर करने की क्षमता रखता हूं, उसको खरीदने की क्षमता रखता हूं। और ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट मुझे कई घटनाओं में नज़र आ रहा है, जिस प्रकार के षड्यंत्र भारत के लोकतंत्र के खिलाफ किए जा रहे हैं। क्योंकि भारत, देखिए, इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ भारत के पास है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में एक सेना भारत के पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध, कौशल युक्त युवा भारत में है। वे जाति पथ संप्रदाय के आधार पर भारत में इनका विभाजन नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है उसकी स्थिति यह है कि वो भारत के लोगों को जाति, पंथ, क्षेत्र, संप्रदाय में विभाजित करने का प्रयास कर रहा है। और इसीलिए देखिए, जैसे जेनेटिकल चेंजेस कराए गए, जो जेंडर चेंज कराए गए, जो इस तरह से जो एक मूल आबादी को धर्मांतरित करा करके स्थानीय आबादी से ज़्यादा उनको बनाया गया, तो जो एक षड्यंत्र है 1961 से जो ये षड्यंत्र शुरू हुआ था, अब वह फलीभूत होने लगा है। मैंने कहा यही सेम स्थिति अभी केरल में होने वाली है, यही सेम स्थिति अभी आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में होगी। इसी प्रकार की सेम स्थिति अभी अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में आपको दिखाई देगी, क्योंकि जहां जहां से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं वहां पर गिद्ध मंडली पहुंच जाती है। लेकिन यदि किसी हिंदू के साथ अत्याचार, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप 400 महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को इग्नोर कर सकते हैं, तो 2 महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार पर आप किस आधार पर, किस नैतिकता के आधार पर बोल सकते हैं? देखिए, मैं फिर कहता हूं, यदि मैं सीमा हैदर की निंदा करता हूं तो मैं ज्योति मौर्य की भी निंदा करता हूं। मैं धर्म के आधार पर कि ज्योति मौर्य हिंदू है या सीमा हैदर मुसलमान है, वो एक हिंदू के यहाँ आ जाती हैं, तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि नैतिकता सबके लिए बराबर होनी चाहिए। यदि 400 महिलाओं के लिए आपकी नैतिकता नहीं जागती है, माननीय उच्चतम न्यायालय नहीं जागता है, तो 2 महिलाओं के बारे में जो 4 मई की घटना है, 2 महीने 3 महीने बाद उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए खड़ा किया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेने का जो प्रयास है या जो नौटंकी है, वह मुझे लगता है कि सिर्फ जो है कि एक प्रायोजित तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस घटना को।
सर आपको लग रहा है आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिल्कुल सुप्रीम मैं कोर्ट कर ने रहा हूं, ऐसा कुछ बिल्कुल मैं कर रहा हूं। जानबूझकर क्योंकि जब 400 से ज्यादा महिलाओं के साथ वहां अत्याचार होते हैं, जब वहां पर हजारों लोगों के घर फूके जाते हैं और कई सारी ऐसी घटनाएं हैं। आप देखिए वो अभी मुंबई और वो गुजरात दंगों की जो षड्यंत्रकारी थी, क्या नाम है उसका, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रात में 12 बजे अंतरिम बेल दे दी। आतंकवादियों के लिए 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोल दिया जाता है और सामान्य लोगों के लिए क्या स्थिति है, सालों साल लग जाते हैं उनके मुकदमे सुनवाई पर आने में। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर मैं सवाल उठा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पर किन विषयों पर संज्ञान लेना है, यह सुप्रीम कोर्ट को जानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत के बनाए हुए संविधान के अंतर्गत आता है और भारत के संविधानों के निर्वचन का काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः कोई कानून बनाने से बचना चाहिए, यही संविधान की मंशा है। नहीं तो संविधान में यह स्पष्ट लिखा होता कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लिव इन रिलेशनशिप के कानून बनाए हैं वह भारत में नैतिकता को समाप्त करने वाले साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बहुत सारी भारत में ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं जो भारत के एकता और अखंडता के खिलाफ जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय को विधिक व्यवस्थाओं के इंटरप्रिटेशन का काम करना चाहिए, उनके निर्वचन का काम करना चाहिए। कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, कानून बनाने का काम निर्वाचित सदन का है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा में प्रस्ताव पेश होगा, राज्यसभा उसको पारित करेगी, या राज्यसभा में प्रस्ताव पेश होगा, लोकसभा उसको पारित करेगी और वह राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाएगा। तो जो प्रक्रिया है उसको तोड़ने का काम जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट करे, इसी प्रकार से एनआरसी सीए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक हस्तक्षेप किया। जब सरकार ने एक कानून बनाया और निर्वाचित सरकार ने एक कानून बनाया, तो आप निर्वाचित सरकार के ऊपर कानून बनाने की स्थिति में नहीं है। आप न्यायालयों का काम है कानूनों का निर्वचन करना।